हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नो और निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। यस, मैंने टेलीग्राम में जो है वो अनाउंस भी किया था कि आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम लोग आ गए हैं अपनी करंट अफेयर की क्लासेस लेकर के। देखो ईपीएफओ के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 30 नवंबर को हो रही है, तो मैंने सोचा कि एक साल के करंट अफेयर जो है वो काफ़ी होंगे। तो अभी जो हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करें ना, वो मैं रेट्रोस्पेक्टिव ले रही हूँ, यानी कि हम लोग पीछे से आगे की ओर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है जनवरी से करंट अफेयर अपनी स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास में। यहाँ पे जनवरी 2025 से देखो, करंट वाले करंट अफेयर को पढ़ाना बहुत इजी है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव मैं करा रही हूँ ताकि आपकी जो है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे जनवरी 2025 की करंट अफेयर पूरे मंथ की। तो उसको मैंने क्या किया है कि पूरे मंथ के करंट अफेयर को, क्योंकि देखो मैं 10-10 घंटे के मैराथन तो नहीं चला सकती ना। 10 घंटे के मैराथन आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा और मेरे लिए भी काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो मैंने उसको क्या किया है ना कि 6-7 उसको डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उसमें सेग्रीगेट कर दिए पूरे महीने के करंट अफेयर को। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। तो आज जो है, आज हम लोग अपनी क्लास में, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर, यानी कि 2 टॉपिक हम लोग आज की क्लास में अपने डालेंगे। ठीक है, एंड बाकी जो है आपको मैं आगे दिखाऊंगी क्लासेस में कि और भी कितने तरह के टॉपिक्स में हमने जो है पूरे करंट अफेयर को डिवाइड करके रखा है। तो फिर चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो है करंट अफेयर जनवरी 2025 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक्स। एंड इन सभी मेंबर्स ने जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। एंड थैंक यू इन सभी को हमें दिल से सपोर्ट करने के लिए। एंड मैं आप सभी को एनकरेज करती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज्वाइन करो, क्योंकि जो भी ज्वाइन करते हैं उनको फ़ायदा ये मिलता है कि आपको वीडियोज़ की जो एक्सेस है वो 24 आवर्स पर आपको पहले मिल जाती है। एंड भी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो हम लोग लेकर के आएंगे जिन्होंने भी हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है मेम्बर्स के लिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज्वाइन करो। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही सारे कंटेंट्स के लिए। एंड देखो, ये हमारा जो है वो टॉपिक रहने वाला है। मैंने क्या किया, पूरे मंथ के करंट अफेयर को इन सारे टॉपिक्स में बांट दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, कल्चर, प्लेसेस इन न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इससे बाहर कुछ भी करंट अफेयर के सेक्शंस होते हैं, लेकिन जो भी होते होंगे या तो मैं इसी में डाल दूंगी या नहीं तो मिसलेनियस बोल के अलग से डाल दूंगी, डोंट वरी। तो पूरे मंथ के करंट अफेयर इन सारे टॉपिक्स में जो है वो डिवाइड किया गया है ताकि ईज़ के लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग रैंडम हैपोजेटली कुछ भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस सेक्शन से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आज जो है हमारी क्लास, अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो लेट्स सी कि हम लोग आज की क्लास को कहाँ तक कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों हो पाता है कि नहीं। चलो ठीक है, हम अपनी क्लास को चलो आगे बढ़ाते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लीड्स 2024 रिपोर्ट। मैं आपको क्लास के साथ साथ ये भी बताती जाऊँगी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको लीड्स रिपोर्ट में क्या याद रखना है कि देखो, एग्जाम में लीड्स का फुल फॉर्म आपको नहीं देने वाला है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि आपको वहाँ पे फुल फॉर्म पता चल जाएगा, आप तो लिख ही दोगे, नहीं, लीड्स ही आएगा वहाँ पे। तो आपको एल से याद रखना है कि एल से लॉजिस्टिक्स से, बस इतना याद रख लोगे तो भी आप गेस कर लोगे इजीली कि लॉजिस्टिक्स से, यानी कि जो कॉमर्स वाली मिनिस्ट्री है। वैसे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री जो है उसने लॉन्च किया होगा, लेकिन नहीं, इसमें आपको याद रखना है कि कॉमर्स वाली मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, किस साल लॉन्च करती है, क्या पर्पस है और किस पैरामीटर पे ये रिपोर्ट को जो है वो लाया गया था, रिपोर्ट पब्लिश किया गया। आपको ये 4 चीज़ इसमें याद रखना है। देखो, कुछ भी क्लटर्स मैंने इसमें नहीं डाले हैं। जो भी आपको पढ़ने हैं, जो भी आपको याद करना है, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने बस उसी को डाला है। आपको मतलब मुझे लगता है कि सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट ही सिर्फ डाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो, लीड्स का आपको याद रखना है कैसे, एल से लॉजिस्टिक्स। मैं आपको साथ के साथ क्लास में याद करवाती जाऊँगी ताकि आपका जो एफर्ट है वो सेव हो सके। एल से लॉजिस्टिक, यानी कि लीड्स 2024 वाला जो रिपोर्ट है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री लेकर के आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देखो, लॉजिस्टिक्स से आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कंफ्यूज होगे कि ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री इसको लेकर के आती है, लेकिन नहीं, ये कॉमर्स वाली मिनिस्ट्री लेकर के आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी समझ में आ गया। एंड इसका पर्पस क्या है, क्यों लेकर के आती है रिपोर्ट, टू इवेल्युएट द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी अक्रॉस द इंडियन स्टेट, यानी कि डिफरेंट जो स्टेट्स है हमारे, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स क्या होता है। आपको लॉजिस्टिक्स से क्या समझ में आता है, लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि अगर कोई भी सामान, जो मान लो कि कहीं पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही है, कहीं पे सामान बन रहा है, वहाँ से जो है मान लो उसकी जो मार्केट है डिफरेंट जो है वो अलग अलग स्टेट में उसको पहुंचाया जा रहा है माल को। तो जो पहुंचाने का जो मीन्स है, जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, वो कितना इजी है, वो कितना एफिशिएंट है, ये है लॉजिस्टिक्स। ठीक है, मतलब ये कितना इजी है ये नहीं, बट जो भी ये सब कनेक्शंस है पहुंचाने का, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। इसको इम्प्रूव करना मतलब एफिशिएंट होना। ठीक है,
तो देखो लीड्स रिपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट। तो आपको बस लॉजिस्टिक याद रखना है, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। कब लॉन्च हुआ है, 2018 में, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बन के एग्ज़ाम में आ सकता है जहाँ पे इजी बहुत चांसेस कि गलत हो जाए। एंड कौन सी मिनिस्ट्री जो है उसको लेके आती है, मैंने बता दिया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसके भी कौन से डिपार्टमेंट इसको लेकर के आती है, देखो मैं तो इसको दपीत बोलती हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको शॉर्ट में दपीत, यानी कि दपीत वाली जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वो इसको निकालती है, वो इसको पब्लिश करती है। क्या इसका एम है, मैंने आपको बता दिया कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से स्टेट में कितना अच्छा है, इसको ये मेज़र करती है। एंड इसके क्या पैरामीटर है, 3, आपको ये याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि किस पैरामीटर पे जो है इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा आ जाएगा, आपको 4 दे दिया जाएगा, एक गलत रहेगा उसमें आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला जो पैरामीटर है वो है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो पर्पस है वही इसका पहला पैरामीटर है। दूसरा क्या है, लॉजिस्टिक सर्विस, ठीक है। एंड थर्ड क्या है कि ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो आपको तीन चीज़ है इसमें, लॉजिस्टिक से 2 चीज़, यानी कि कैसे याद रख सकते हो आप इसको, लोल, LOL, लोल, ठीक है। देखो L, ठीक है, LOL यहाँ पे याद रख सकते हो, देखो इसको आप मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ पूरा, LOL, लोल, आप इसको मार्क कर लो। L से यहाँ पे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, O से आपका ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी, एंड L से अनदर आपका लॉजिस्टिक सर्विस, ठीक है। तो बस ये हो गए लोल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखो अब आपके इसके रिजल्ट्स, लीड्स रिपोर्ट 2024 जो पब्लिश हुए उसमें क्या निकल के आया, उसका क्या ये है रिजल्ट है। सबसे पहले हमारा है कि कोस्टल स्टेट, जो अगर हम देखो इसमें भी डिफरेंट जो है स्टेट को बांट दिया गया है कि कोस्टल स्टेट के अलग मेजरमेंट किए गए हैं, लैंडलॉक्ड जो स्टेट है उसके लिए अलग से रिपोर्ट लाई गई है कि कौन सा उसमें टॉप कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए अलग से है। तो ये बहुत काफ़ी अच्छा है, मतलब यानी कि पूरा एक कहते हैं ना वन साइज़ फिट फॉर ऑल अप्रोच, वो नहीं है इसमें। तो कोस्टल स्टेट में आप देखो कि अचीवर्स कौन रहे हैं, तीन सेक्शन है यहाँ पे, या तो अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स। सबसे बढ़िया इसमें रिजल्ट जो लेकर के आता है उसको अचीवर्स बोलते हैं, बीच का जो है उसको बोलते हैं फास्ट मूवर्स, एंड लास्ट वाले को अचीवर्स कहते हैं, ठीक है। तो कोस्टल स्टेट में आप देखो यहाँ पे क्या है कि गुजरात जो है वो टॉप कर रहा है, और भी बाकी स्टेट यहाँ पे दिए हुए हैं 5 स्टेट, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड तमिलनाडु, जिसमें से गुजरात टॉप पे है। फास्ट मूवर्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड गोवा है, और एस्पायरर की बात करें तो केरला और वेस्ट बंगाल है। लैंडलॉक्ड स्टेट में किसने टॉप किया है, तो हरियाणा, तेलंगाना, यूपी एंड उत्तराखंड, ठीक है। फास्ट मूवर्स में है बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान, एंड एस्पायरर यानी कि पीछे सबसे पीछे वाले में है छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। नॉर्थ ईस्टर्न में किसने जो है बहुत अच्छा हासिल किया है रैंक, तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने। फास्ट मूवर्स में ये सारे स्टेट्स हैं, आप देख लेना इसको। मुझे लगता है कि सिर्फ आपको अचीवर्स ही याद रखना चाहिए, बाकी इन दोनों का कोई ज़रूरत नहीं है, अचीवर्स याद रख लो बस। यूटी में बात करें तो कौन टॉप कर रहा है, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, ठीक है, बाकी इसको आप देख लेना। नेक्स्ट हमारा देखो अगला जो है टॉपिक क्या है, अगला न्यूज़ क्या है इकोनॉमिक्स में, आइस गेट सिस्टम। आइस गेट सिस्टम का सबसे पहले देखो, आइस गेट सिस्टम आपको ऐसे ही एग्जाम में सेम टू सेम पूछ लिए जाएंगे कि आइस गेट सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है, इसका क्या पर्पस है। आपको समझ में नहीं आएगा नाम से, आइस से क्या समझ में आ रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है कि इंडियन कस्टम, यानी कि सी से जो है, सी स्टैंड्स फॉर कस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, यानी कि कस्टम से रिलेटेड, इतना तो समझ में आ गया। तो बस आपको इतना याद रखना है, कस्टम से रिलेटेड है, एग्जाम में समझ में आ जाएगा, ऑप्शंस आपको इजीली एलिमिनेट करके निकाल लोगे अगर कन्फ्यूजिंग भी होगा तो। पर्पस क्या है इसका कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर कैप्चरिंग द डेटा, ट्रेड डेटा फ्रॉम पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड कंटेनर डिपोर्ट्स, ठीक है। यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जो डेटा है, चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट हो, कंटेनर डिपोर्ट हो, वहाँ से। पर्पस समझ में आ गया। ये कैसे काम करता है, ये कलेक्ट करता है एग्जिम डेटा, एग्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा को फ्रॉम ओवर 500 लोकेशन से भी ज़्यादा, एंड रियल टाइम डेटा ट्रांसमिट करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो क्या करते हैं, वाइट गुड्स, अगला जो टॉपिक है। दूसरा क्या है कि मैं आपको बता दूं, 1-2 बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि फ़ैन की आवाज़ आ रही है, कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो, अब अगर मैं फ़ैन बंद करके क्लास रिकॉर्ड करूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। जैसे कि आपने मेरे लास्ट क्लास में देखा कि मैं पूरी तरीके से पसीने में भीगी हुई थी, उस तरीके से रिकॉर्ड बहुत देर तक नहीं हो पाता है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यू अभी हमारा सिस्टम जो है वो सेटअप हो रहा है, तो थोड़ा चीज़ें जो है वो टाइम लगेगी, सब कुछ AC वेसी इंस्टॉल करने में, सब कुछ हमारा। तो अभी जो है प्लीज़ थोड़ा झेल लो, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको फ़ैन को, लेकिन आप कोशिश करो कि क्या बोला जा रहा है क्लास में उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की, तो आप साइड की चीज़ों को इग्नोर मार सकते हो, ठीक है।
वाइट गुड्स देखो क्या होता है। वाइट गुड्स आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में रहता है ये वाइट गुड्स। वाइट गुड्स ट्रेडिशनली रेफर्स टू लार्ज होम अप्लायंसेस जैसे कि स्टोव, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र एंड वॉशिंग मशीन। जो ये सब घर में इस्तेमाल होते हैं ना, बड़े बड़े जो ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं सारे अप्लायंसेस को, ओरिजिनली पहले ये सब वाइट कलर में आते थे, इसलिए इसको वाइट गुड्स तभी से नाम रख दिया गया, ठीक है। और अभी भी इसको वाइट गुड्स ही कह रहे हैं। तो बस कुछ नहीं, एग्जाम में अगर आता है वाइट गुड्स क्या होता है तो वो पता होना चाहिए। थर्ड हमारा क्या है कि सिल्वर नोटिस। सिल्वर नोटिस जो है ये हमारा काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये वर्ड आपको एग्जाम में ऐसे आएगा क्वेश्चन। सिल्वर नोटिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखा गया है टर्म। ये किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे और बताओ कि क्या पर्पस है। जब तक आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं होगा आप नहीं मार्क कर पाओगे वहाँ पे। तो अ कलर कोडेड अलर्ट बाय द इंटरपोल, यानी कि ये जो है कौन निकालता है उसको? इंटरपोल का ये नोटिस है। इंटरपोल क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। इंटरपोल द्वारा निकाला गया एक नोटिस है, तो ट्रैक एंड रिकवर करने के लिए द क्रिमिनली अक्वायर्ड असेट्स, ठीक है। जो भी कहते हैं ना इलीगल तरीके से जो भी असेट्स जो है अक्वायर किए गए हैं और उसको जो है सोच रहे हैं वो लोग कि वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे, तो उसके लिए सिल्वर नोटिस अब इंटरपोल ने जारी किया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स देखो क्या है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक कमेटी बैठाई है जिसमें कि उसने क्या बोला है कि वो जो है वो रिवीजन करेगी। पहले अभी जो होलसेल प्राइस है उसका बेस ईयर क्या लिया जा रहा है? 2011-12 अभी हम लोग लेते हैं उसको। जो है गवर्नमेंट बोल रही है कि एक कमेटी बैठाई है जिसमें बोला गया है कि 22-23 लेंगे, यानी कि 10 साल से अपडेट करेंगे उसको। अभी हम लोग 11-12 लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर हम लोग क्या लेते हैं अभी करेंटली। तो अभी आप आंसर मारोगे इसका 11-12, 2011-12, ठीक है, याद हो गया। 2011-12 मारोगे। इस पर अभी कमेटी बैठाई गई है, फाइनल नहीं हुआ है अब तक, ठीक है। वर्किंग ग्रुप जो है उसके चेयरमैन कौन होंगे? आपको पता है कि जो चेयरमैन होते हैं उसी के नाम से पूरी कमेटी जो है वो जानी जाती है। तो चेयरमैन जो इसके रहने वाले हैं वो है रमेश चंद, ठीक है। रमेश चंद जो कि नीति आयोग के मेंबर है, ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है रमेश चंद। यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाती है कि रमेश चंद कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है? होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड है, ठीक है। एंड अब बताओ कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आखिर है क्या? होलसेल प्राइस इंडेक्स देखो क्या है कि इट मेजर करता है द चेंजेज इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क। यानी कि ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है आपको, होलसेल में जो सामान बिकता है ना उसमें प्राइस में क्या चेंजेज हो रहे हैं, गुड्स जो है ट्रेड हो रहा है उसकी वजह से, वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको कौन निकालता है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करती है? ये पब्लिश करती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले मिनिस्ट्री आपको याद रखना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, नाम से आपको समझ में आ रहा है, देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड ये सब कौन निकालेगी? ये सब कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही निकालेगी इसको। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालती है इसको। एंड कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। मेजर क्रिटिसिज्म जो इस इंडेक्स का है वो यही है कि इसमें जो है वो होलसेल प्राइस पे चीज़ें होती है, तो यानी रिटेल बेसिस पे नहीं होती है, यानी कंज्यूमर लेवल पे नहीं होती है, होलसेल प्राइस लेवल पे होती है। क्योंकि हम लोग जो है वो होलसेल प्राइस पे थोड़ी ना सामान खरीदते हैं, हम लोग तो रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं। तो इसलिए थोड़ी मतलब वो कहते हैं ना लिंक नहीं हो पाता डायरेक्ट, कुछ ज़्यादा ही इससे ज़्यादा सूटेबल और प्रैक्टिकेबल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो उसको ये इसमें कमी बताया जा रहा है। इसमें द बेस ईयर जो है वो कितना लिया जाता है? 11-12 अभी करेंटली है, यानी 11-12 जो है वो कब हुआ? तो 2017 में 2004-05 से 2011-12 में कन्वर्ट किया गया। इसको भी चाहो तो आप पैसिव इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रख सकते हो, बट मैंडेटरी है बस कि बेस ईयर अभी करेंटली क्या है। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने साथ के साथ अगले में ही डाल दिया ताकि आपको समझ में आए, इजी हो कंपेयर करने में। इट मेजर करता है द प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर, जो कि आप लोग हो, खुदरा ग्राहक, हम लोग जो हैं रिटेल बायर हैं। इट इज़ रिलीज्ड बाय। अब बताओ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? सबसे पहले अभी तुरंत मुझे एक बार बताओ, आप सोच करके 1 सेकंड रुको और बताओ कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? चलो मुझे बताओ, टेस्ट करो खुद के नॉलेज को कि अभी जस्ट आपने पढ़ा आपको याद रहा कि नहीं। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालता है उसको, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन निकालता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो इसमें अब होलसेल वाला कौन निकाल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। लेकिन कंज्यूमर वाला भी आपको यही लग रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालेगा, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। इसको निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, एग्जाम में इजीली गलत हो सकता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पूरा नाम है इस मिनिस्ट्री का, ये निकालती है इसको। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट इज़ रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और वो किसके अंडर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर। उसका 2 विंग्स है, उसके 2 विंग्स है, जिसमें से एक जो स्टैटिक्स वाला है और दूसरा जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये स्टैटिक्स वाले जो है ना ये निकालती है इस रिपोर्ट को।
द स्टैटिक्स विंग जो है इसको NSO यानी कि नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, जिसके अंदर भी अनदर 2 ऑफिस होते हैं, दैट इज CSO एंड NSSO। CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड दूसरा NSSO, ठीक है। तो मतलब दोनों को उतना डिटेल मत याद रखो, बस याद रखो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स वाले जो है वो निकालते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। मैंने बता दिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ये कैलकुलेट करता है द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज सच एज फूड हो गए, मेडिकल केयर हो गए, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी वजह से जो भी प्राइस चेंजेस होते हैं उसको मेजर करता है। बेस ईयर क्या है इसका 2012, सेम है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है वही इसका भी है, सेम है, ठीक है। 4 टाइप के CPI होते हैं यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहला होता है कि फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए निकाली जाती है, दूसरा निकाला जाता है फॉर एग्रीकल्चर लेबर, थर्ड निकाला जाता है रूरल के लिए एंड फोर्थ निकाला जाता है कंबाइंड के लिए, ठीक है। फर्स्ट जो 3 है ना, दैट इज इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और रूरल, इसको निकालता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। देखो फिर से दूसरी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई। एंड जो ये रूरल अर्बन का जो कंबाइंड है वो इसको निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसको आपको बार बार करना है, बार बार करना है। आप कंफ्यूज मत हो कि याद नहीं हो रही चीज़ें, आप बार बार करोगे ना तभी आपको याद होंगी चीज़ें। मैं देखो जल्दी जल्दी, किसी को भी लग रहा हो कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ट्रेन की स्पीड है बिल्कुल, तो मेरी यही है कि पूरे मंथ की करंट अफेयर इज़ नॉट ईजी। मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊँ, जो हमारा फोटे है कि आधे घंटे में हम लोग एक मेजर टॉपिक हमेशा खत्म कर लेते हैं, तो इसीलिए हमारा एक टाइम बाउंडेशन रहेगा कि जल्दी खत्म करना है। आप धीरे धीरे करके सुन लो, रिपीटेडली 3-4 बार सुनोगे आपको ऐसे याद हो जाएगा। आप रिविजन के लिए भी इनफैक्ट मेरी ही क्लास को सुना करो, खुद से करने के बजाय। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये होता क्या है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे बन सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड बताओ कि क्या है, तो आपको पता होगा तभी तो टिक मारोगे ना वहाँ पे। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होता है, इज ए स्ट्रैटेजी जहाँ पे बिजनेस जो है वो सेट करता है वेरिंग प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट, यानी कि एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके अलग अलग दाम है। किस लिए, क्यों, लोकेशन वाइज, बेस्ड ऑन द फैक्टर्स, जैसे कि किस लोकेशन में बेच रहे हो। मान लो कि वही है, अगर मखाना जो है वो बिहार में बिक रहा है तो सस्ता बिक रहा है, लेकिन वही मखाना जब यहाँ पे दिल्ली में बिक रहा है तो वो महंगा हो जा रहा है लोकेशन देख करके, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम है। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग, ठीक है। अगला हमारा क्या टॉपिक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये मेजर करता है द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज या इधर सोल्ड डोमेस्टिकली और एक्सपोर्टेड, ठीक है। यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर करता है एवरेज चेंजेस इन द प्राइसेस जो कि रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर के लिए। असली में ये इंडेक्स जो है वो किसके लिए निकाले, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर के लिए निकाली जाती है, रिटेल बायर के लिए, होलसेल वाले जो लेवल पे काम करते हैं उसके लिए। उसी तरह से सेम यहाँ पे प्रोड्यूसर के लेवल पे निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो कि यहाँ पे क्या टॉपिक है, दैट इज बैंकनेट पोर्टल। अगर आपको लग रहा होगा कि आपको दिख नहीं रहा है तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा जूम कर लो, या नहीं तो आप उसको ऐसे कर सकते हो फुल स्क्रीन में मोबाइल पे देख लो, अगर मोबाइल पे देख रहे हो, नहीं तो अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। और या नहीं तो मैं आपको PDF दे दूंगी टेलीग्राम पे, PDF के साथ भी आप देख सकते हो। PDF खोल के रखो और मेरी क्लासेस चला लो। मुझे लगता है कि आप भी इतनी जल्दी, मैं बिलीव मी, आप नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी इतने अच्छे से। आप PDF खोल के रखो, मोबाइल चला दो, आप देखो मैं बोलती रहूँगी, आप सुनते रहोगे, आपकी रिविज़न हो जाएगी। बैंकनेट पोर्टल एंड BK रे प्लेटफॉर्म जो है ये क्या होती है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे बनेंगे कि बताओ कि इस पोर्टल को कौन लेके आया है, और दूसरा इसका पर्पस क्या है, दो इसमें इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ने लॉन्च किया द रिवैम्ड बैंक नेट पोर्टल एंड BK रे प्लेटफॉर्म टू इन्हांस करने के लिए द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द PSU बैंक ई ऑक्शन ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि NPA जिसको कि कहते हैं। यानी कि NPA की जो ई ऑक्शंस होते हैं ना, NPA को जो सेल की जाती है, ऑक्शंस की जाती है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है बैंक नेट पोर्टल और BK रे ये प्लेटफॉर्म। किस मिनिस्ट्री इसको लेकर के आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, RBI वगैरह, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर के आती है। दूसरा क्या है हमारा, नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, इन्हेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0। तो ऑब्वियसली 1.0 भी कुछ रहा होगा तभी 2.0 आया हुआ है। तो 2.0 सिस्टम जो है ये अपग्रेडेड फॉर्म है किसका, तो 1.0 का अपग्रेडेड होगा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ताकि इशू करने के लिए द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, ताकि वो डिजिटली हो जाए इशू, उसके लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इसमें क्या, देखो रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज़ किया, यानी कि देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कौन रिलीज़ कर रहा है, ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि इसको रिपोर्ट को कौन लेकर के आ रहा है, कौन पब्लिश कर रहा है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो है इसको नीति आयोग लेकर के आ रहा है टू थ्रो द लाइट ऑन द फिजिकल स्टेटस एट द सब नेशनल लेवल, ठीक है। फिजिकल स्टेटस क्या चल रहा है, इंडेक्स जो है वो रैंक करता है स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट फिजिकल इंडेक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द 5 मेजर सब इंडेसेस। एंड इसके क्या फाइंडिंग्स निकल के आए कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन है फिजिकल लेवल पे, अगर हम बात करें तो ओडिशा नंबर 1 है, उसके बाद नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 गोवा। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है
उसमें टॉप कौन कर रहा है? तो ओडिशा नंबर 1 है, यानी कि दोनों में ही, टैक्स में भी और नॉन टैक्स में भी ओडिशा टॉप कर रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है? तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, कैपिटल में पैसा लगा रहा है बहुत ज़्यादा। कर्नाटका एंड यूपी जो है उसके पास स्ट्रॉन्गर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लो कि फिजिकल इंडेक्स जो है वो कौन लेकर के आता है? तो नीति आयोग लेकर के आता है। क्या देखता है ये? तो फिजिकल स्टेटस देखता है। परफॉर्मिंग टॉप स्टेट कौन है? तो ओडिशा टॉप पे है। ठीक है, बस आप इतना ही देख लो। नेक्स्ट देखो उसकी सब इंडेसेस जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना पैरामीटर्स लॉजिस्टिक्स वाले में, वैसे इसके भी पैरामीटर्स है। क्या क्या पैरामीटर है वो देख लो एक बार। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, किस क्वालिटी के लेवल का एक्सपेंडिचर हो रहा है। दूसरा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। थर्ड इज फिजिकल प्रूडेंस। फोर्थ इज डेट इंडेक्स एंड फिफ्थ इज डेट सस्टेनेबिलिटी। यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो 5 चीज़ों के आधार पे अपनी रिपोर्ट लेकर के आता है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल कितना पैसा लगाया है उसने एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, यानी कि स्टेट की रेवेन्यू कैपेबिलिटी पे। फिजिकल प्रूडेंस, डेट और इतना, ये पाँचों जो है हो सके तो याद कर लेना। ये एग्ज़ाम में देखो यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली चांसेस है कि आए, इसमें भी आ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो लेवल जो है वो मतलब ओवरलैप तो करता ही है। अब देखो अगला टॉपिक हम आ जाते हैं। इसमें क्या है? सेसेसाइजेशन रेफर्स टू, क्या होता है सेसेसाइजेशन? क्या होता है? नाम सेसे आपको पता है ना, कोई भी शैम्पू का सेसे, ऑयल का सेसे, बस वही है, शॉर्टकट है, इसी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। सेसेसाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द स्मॉलर मोर अफोर्डेबल पैकेज। ठीक है, यानी कि जो फिनेंशियल प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे यहाँ पे इंडिया का जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है दैट इज सेबी, वो चाहता है कि वो सेसेसाइज करे द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को जो कि एसआईपी के थ्रू हो रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे पैकेज में बना देना, बड़े चीज़ों को छोटे छोटे में बांट देना, उसको बोलते हैं सेसेसाइजेशन। ठीक है, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है कि कम लग रही है। देखो ज़्यादा स्लो करूँगी तो क्लासेस बढ़ जाएगी, बहुत लंबा खिंच जाएगा क्लास। ठीक है, वरना आपको पता ही है एक करंट अफेयर जो एक दिन वाले होते हैं वो तो आधे घंटे के होते हैं ना, तो जब एक दिन के आधे घंटे के होते हैं तो मंथली तो आपके 30 दिन लग जाएंगे, तो मुझे जल्दी बोलना पड़ेगा ना। नेक्स्ट चलो हमारा चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? देखो 4 ऑप्शन से बताओ कि क्या होता है, किससे रिलेटेड है। तो इट इज़ फॉर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी दैट हैव फिनिश्ड देयर IPO एंड आर येट टू बी पब्लिश्ड लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं? ये शेयर्स की ट्रेडिंग करने के लिए होते हैं प्लेटफॉर्म, जिस ऐसी कंपनी के लिए जिसने कि अपना IPO कर लिया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपको IPO के बारे में जानना हो कि IPO क्या होती है, तो मैं इसको अगले वीडियो में आपको थोड़ा समझा दूंगी, लेकिन मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, हैव फिनिश्ड IPO, जिस कंपनी का IPO हो चुका है लेकिन अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग उसकी बची हुई है। ठीक है, वैसे उसको जो प्लेटफॉर्म मिलता है ना ट्रेडिंग करने के लिए शेयर्स के, उसको बोलते हैं वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट क्या होता है? इट रेफर्स टू एन अनऑफिशियल, ना कि ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी इवन बिफोर दे आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने से पहले अनऑफिशियल जो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है उसको ग्रे मार्केट बोलते हैं। डिफरेंस क्या है बिटवीन द लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी में, ये मैंने अलग से डाला है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि आपको समझ में आए। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी में फ़र्क ये है कि लिस्टेड कंपनी जो होती है इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय द सेबी, इसको सेबी रेगुलेट करता है, बट अनलिस्टेड वाले को कोई रेगुलेट नहीं करता है, तो ऑब्वियसली लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम होता है उस पर। हाउस होल्ड कंजम्पशन, हमारा अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये कि सर्वे को कौन निकालता है, ये आपको याद रखना है, और ये सर्वे होता क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है इसको कौन लेकर के आता है? तो NSSO, याद करो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स में 2 पार्ट था, याद है, CSO और NSSO। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के 2 विंग थे, उसी में से जो NSSO विंग है वो इसको लेकर के आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको लेकर के आती है, ये आपको याद रखना है। एवरेज मंथली, इसमें क्या रिपोर्ट में क्या निकल के आया है? रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि रूरल जो हमारा जो वो है ना मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि एक आदमी एक मंथ में कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है रूरल एरिया में रहने के लिए, तो 4122 रुपये, और अर्बन एरिया में कितना निकल के आया है कि 6996 रुपये। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये पिछली बार से ज़्यादा है, 9% ज़्यादा है रूरल एरिया में और 8% ज़्यादा है 2023 वाले से।
ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से, गिनी कोएफिशिएंट होता क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए ये एक पैरामीटर है। दिस मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी अमंग द हाउस होल्ड, एंड इसका रेंज जो रिजल्ट लेकर के आता है वो 0 से 1 लेकर के आता है। 0 का मतलब उल्टा है, ऐसा नहीं। 0 का मतलब हमें क्या लगता है कि भाई वो नीचे वाले कैटेगरी में होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वल है, ठीक है, एंड 1 इज़ परफेक्ट इनइक्वालिटी। अगला चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक पे। यहाँ पे एनएसएसओ के बारे में मैंने एक छोटा सा दे दिया यहाँ पे, भले आपको मैंने बता दिया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो आप मैंने दे दिया है कि फाउंडेड इन 1950। एनएसएसओ इज़ अ पार्ट ऑफ एनएसओ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। इसका पर्पस क्या है, सर्वे क्या है, मेजर सर्वे ये क्या क्या कंडक्ट करता है। ये डिपार्टमेंट जो है एनएसएसओ, यही हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे यही करता है। दूसरा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यही लेकर के आता है। थर्ड, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री यही लेके आता है। तो आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक पे चलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक को हटा दो तो क्या निकल के आता है, डिजिटल करेंसी। इट इज़ अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर वो होता है कि अपने कंट्री में आपको अगर कोई भी सामान अगर ख़रीदना है, तो अगर आप उस पैसे को देते हैं तो आपको वो सामान मिल जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीगल टेंडर। मान लो कि आपको अगर चावल ख़रीदने हैं, आपने पैसे दिए, आपको मिल गए। मान लो आपको चावल ख़रीदने हैं, तो आपने क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ दी जो कि दुकानदार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में क्या है कि इट इज़ अ लीगल टेंडर एंड अ सेंट्रल बैंक लाइबिलिटी इन द डिजिटल फॉर्म। 3 तरह के डिजिटल करेंसी होते हैं, जो आप लोग इतना नाम सुन रहे हो ना अभी क्रिप्टो का, तो वो भी एक टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी पहला टाइप है। दूसरा क्या है, सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। थर्ड इज स्टेबल कॉइन्स। अब देखो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो रेगुलेट करता है, ऑब्वियसली आपको पता है ये चीज़, इस पर अलग से पूरी टॉपिक एक हो सकती है ये, जैसे बिटकॉइन है। सीबीडीसी क्या होता है, दैट इज डिजिटल वर्जन ऑफ द जो फियाट करेंसी। फियाट करेंसी क्या होता है, फियाट करेंसी होता है लीगल टेंडर होता है, यानी कि जो एक कंट्री में पैसे चलते हैं उसको बोलते हैं फियाट करेंसी। तो फियाट करेंसी का ही डिजिटल रूप होता है, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। एंड स्टेबल कॉइन्स क्या होता है, टिपिकली बैक्ड बाय द अंडरलाइंग एसेट एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टीदर, वो जो है वो स्टेबल कॉइन्स है। डिज़ाइन टू हैव अ कांस्टेंट वैल्यू इन कंपैरिजन। आप इसको पढ़ लेना, अगर आपको लगता है कि इस पर समझ में नहीं आया तो मैं आपको अगले ही समझा दूँगा, बट मुझे लगता है कि मैंने देखो थोड़ा सा डीपर में जाकर के इसके टाइप्स दे दिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये याद रखना चाहिए कि सीबीडीसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एंड स्टेबल कॉइन्स भी एक टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी ही है। नेक्स्ट चलो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने। बहमास जो है वो पहला कंट्री है, जैसे अभी हमने बात की ना सीबीडीसी की, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो बहमास जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो कि 2020 में सैंड डॉलर के साथ वहाँ पे चलता है ये सैंड डॉलर। जो पहला कंट्री है जिसने कि पूरी तरीके से जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे इम्प्लीमेंट कर चुका है वो बहमास। इंडिया जो है, अगर हम डिजिटली ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं मैंने जो है पॉइंटर्स में दिए हैं, मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे इसलिए दिया ना कि नोट्स के फॉर्म में ही लगे। ऐसा नहीं कि मैं मान लो कि एकदम फ़ोटो चिपका दूँ, एकदम से एकदम बल्कि बना दूँ तो बहुत ज़्यादा पेजेस हो जाएंगे यार, फिर कोई मतलब नहीं बनता। मैंने समराइज़ करके दिया हुआ है, इसलिए आपको लग रहा हो कि जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे ही दिख रहा है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट है डिजिटाइज्ड कंट्री की। अगर हम बात करें कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डिजिटाइजेशन हुआ है, तो इंडिया जो है वो 3rd कंट्री हो चुका है अब। भाषिनी जो है वो प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये AI एम्पावर्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया। इसको किसने लॉन्च किया है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस पर भी आपको याद रखना है कब किया है, 2022 में, ये भी याद रखना है। एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इट वर्क्स बाय इनेबलिंग द सिटीजन्स टू, ताकि सिटीजन जो है वो एक्सेस कर पाएँ गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस या डिजिटल सर्विस, ठीक है। वह है भाषिनी ऐप, इसके जरिए आप कर सकते हो, अपने लोकल लैंग्वेज में वो लोग एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। 3rd हमारा क्या है, दैट इज़ कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। ये क्या होती है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उसने अनाउंस किया कि जो लॉन्च करेगी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी रोड में जिसके एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो विक्टिम बन जाते हैं, उनको ये पैसे देंगी। गवर्नमेंट जो है वो कवर करेगा उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट अप टू 1.5 लाख तक, ठीक है, फॉर 7 दिन तक, जब से एक्सीडेंट हुआ तब से 7 दिन तक। एंड प्रोवाइडेड दैट कि पुलिस को जो है वो पता हो कि क्या केस है, रोड एक्सीडेंट है तो पुलिस को पता होना चाहिए। एंड दूसरा क्या है कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है वो 2 लाख कंपनसेशन जो है फैमिली को मिल सकता है, अगर मान लो कि डेथ हो जाती है उसकी, मतलब मेन जो ये है उसकी डेथ हो जाती है अगर विक्टिम की, तो जाकर के ये घर वालों को मिलेगा, ठीक है, 2 लाख रुपये कंपनसेशन।
इसी से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन है, दैट इज़ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि किसको स्वीडन ने इसको प्रेजेंट किया था एट द 3rd ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द रोड सेफ्टी। यानी कि आप इससे भी याद रख सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टॉकहोम जो ये है क्या है यहाँ पे देखो, स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन है इसको बताओ कि ये किससे रिलेटेड है। ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किससे रिलेटेड है, उसको कब लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया था बाय द स्वीडन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया सिक्योर्स 14% ऑफ द ग्लोबल रेमिटेंस। यानी कि टोटली जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी रेमिटेंस, क्या होता है, रेमिटेंस होता है जब आपके जो है कोई रिलेटिव या फिर कोई भी आपके घर के जो है परिजन, वो जब आपके बाहर रहते हैं, बाहर की कंट्री में, और जब वहाँ से आपको पैसे भेजते हैं, उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। ठीक है, तो इंडिया जो है वो नंबर 1 है रेमिटेंस रिसीव करने में। एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडिया ने सिक्योर किया है 14.3% ऑफ द ग्लोबल रेमिटेंसेस इन 2024। यानी कि टोटल जितने भी पूरे वर्ल्ड के हैं उसमें से अकेले जो है 15% के आसपास इंडिया के रेमिटेंसेस है पूरे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिवाइज्ड ओपन मार्केट सेल स्कीम। ठीक है, रिवाइज्ड ओपन मार्केट सेल स्कीम, इसमें क्या है, द रिवाइज्ड पॉलिसी जो है वो अनाउंस करता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के द्वारा, एम्स टू इन्हेंस द फूड सिक्योरिटी एंड एथेनॉल प्रोडक्शन को बूस्ट करना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, रिवाइज्ड ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है पॉलिसी किस चीज़ से रिलेटेड है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार जो है वो क्या है, तो आईआईटी मद्रास जो है उसने जो है वो कोलैबोरेशन करके विद द पार्टनरशिप करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ वो लेकर के आती है प्रोजेक्ट विस्तार। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो कि ऑगमेंटेड एंड एवरी स्टेट कैन बिल्ड देयर ओन एग्रीकल्चर। इतना इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क। उसको पता नहीं था कि मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क है प्रोजेक्ट जो विस्तार है। एंड आईआईटी मद्रास ने जो है वो पार्टनरशिप करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ इसको निकाला है। ठीक है, अगला देखो हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज़ एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर क्या होता है, द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न जो है, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये डिवीज़न है, इसने डेवलप किया एक एंटिटी लॉकर। इट इज़ अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जो कि सिंप्लीफाई करता है द स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे कितना आपको मिलेगा, वहाँ पे 10 GB ऑफ एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज आपको मिलता है। एंटिटी लॉकर क्या आपको समझ में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें इन्वॉल्व है एंड उसने डेवलप किया है ये, तो आपको ये मिनिस्ट्री याद रखनी है। एंड इट इज़ अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड, जैसे कि अभी फिलहाल है ना ये डिजी प्लेटफॉर्म, डिजी लॉकर, वैसे उसी टाइप का एंटिटी लॉकर है ये। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जे मोरा टनल, यानी कि सोनामार्ग टनल भी इसको बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली ने अभी उनका जो है वो उद्घाटन किया है जनवरी में। जेड मोरा टनल जो है वो कहाँ पे है, तो सोनमार्ग एरिया जम्मू कश्मीर का है, वहाँ पे है ये। सिचुएटेड है कौन से कितने जगह पे, तो सच में 8650 फीट के ऊपर पे ये सिचुएटेड है। एंड ये 2 लेन रोड टनल है जो कि 12 किलोमीटर तक चलता है। इसका नाम क्या है कि जेड मोरा टनल। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज़ बनिहाल बाईपास। बनिहाल बाईपास क्या है, द बाईपास इज़ 2 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द NH44 से ऑफ द जम्मू कश्मीर। NH44 जो है उसको ओल्ड NH7 भी बोलते हैं क्योंकि ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है श्रीनगर से लेकर के एकदम टिप तक कन्याकुमारी तक ये ट्रेन जो है वो चल रही होती है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, दैट इज़ अंजी घाट बैरिज ब्रिज। अंजी घाट ब्रिज ये क्या है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर के रेसाई डिस्ट्रिक्ट में है, पार्ट ऑफ द उधमपुर, श्रीनगर एंड बरूला जो रेल लिंक चल रहा है ना इन तीनों का, इसका पार्ट है ये। एंड इंडिया जो है वो इंडिया जो है फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है, यानी कि पूरे में केबल के सिस्टम्स जो है वो इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट चलो हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक में, दैट इज़ ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो है उसने लॉन्च किया इसको, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। ऑर्गेनिक है, याद रखना। कहाँ पे, सिक्किम में। तो आपको दोनों याद रखना है, इसको कौन से मिनिस्ट्री ने किया है और कहाँ पे है, ये तो बहुत ज़रूरी याद रखना, सिक्किम। ठीक है, एंड दिस इनिशिएटिव जो है किसका पार्ट है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जब हम लोग वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी में अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो कवर कर रहे हैं, जिनको भी लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें गवर्नमेंट स्कीम, तो मैंने बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली कंपाइल करके मिनिस्ट्री वाइज वहाँ पे अपलोड की हुई, आप उसको देख सकते हो। गूगल विलो चिप, ये क्या होता है, तो गूगल ने रिसेंटली अभी अनवेल किया अपना क्वांटम प्रोसेसर, सबसे नया वाला जो है उसका नाम उसने क्या रखा है, विलो। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बताओ विलो है क्या, तो क्वांटम प्रोसेसर आपको मारना है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो उसके 150 साल पूरे हो गए, तो जब भी 50 साल 20 साल 150 साल 100 साल पूरे होते हैं, उस पर क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो IMD है वो इंडिया का नेशनल वेदर सर्विस एजेंसी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल
ऑब्जर्वेशन। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो बहुत ही पुराना ये सेटअप है, दैट इज़ 1875। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कलकत्ता नहीं है, दिल्ली है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आ गया है, ठीक है, IMD। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो इन फ्लाइट इंटरनेट। एयर इंडिया पहला है जो कि इन फ्लाइट यानी कि फ़्लाइट के अंदर भी, डोमेस्टिक फ़्लाइट में आपको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, ठीक है, एयर इंडिया पहला है। ट्रैंक्विलाइज़र क्या होता है, दैट इज़ अ केमिकल एजेंट होता है ये टू मोबिलाइज एनिमल्स। उसमें क्या होता है ना कि एक अनकॉन्शियसनेस आ जाए इसको ट्रैंक्विलाइज़र देने से, मतलब बहुत बार एनिमल्स की वजह से जो नुकसान होता है, जैसे वो लोग पार्क से अपने जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उससे निकल के वो लोग बाहर आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें ट्रैंक्विलाइज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस यही था हमारा आज का क्लास। देखो क्लासेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, 35-38 मिनट्स की क्लासेस लगभग हो गई है ये। तो इसमें हमने जो है वो जनवरी में जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर था वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।